नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। जब किसी पार्ट पर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो वो जो वर्क है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है स्ट्रेन के रूप में। तो जब एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें सेटअप होता है और वो जो स्ट्रेन उसमें डेवलप होती है उसमें वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये जो वर्क डन है यही स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है और ये रिकवरेबल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। जैसे ही आप लोड हटाते हो तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि एक स्प्रिंग में अपने दबाते हैं उसको, तो जैसे ही उस पे से लोड हटाते हैं तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही मटेरियल को जब एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होती है और उन स्ट्रेन के कारण उसमें वर्क डन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही एक्सटर्नल लोड अपने रिमूव करते हैं वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। ये चीज जब तक ही सही है जब तक कि लोड उसके इलास्टिक लिमिट में लगाया जाता है। जब उसकी लोडिंग उसकी इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड कर दी जाती है तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलने शुरू हो जाती है। जो उसके इंटरनल मोलिकुलर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है जो उसको बाइंड करके रखते हैं उनके बाइंड को तोड़ने के काम में जो एनर्जी खर्च हो जाती है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। उसको वापस अपने रिकवर नहीं कर सकते हैं और वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो अब देखते हैं अपने कि मान लेते हैं कि ये एक रोड है और इस पे एक्सटर्नल लोड P लगा दिया अपन ने, तो इसके कारण से इसमें डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा। तो इस लोड के कारण इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है डेल्टा। तो जैसे जैसे अपने लोड लगाते हैं इसमें डिफॉर्मेशन डेल्टा आ जाता है। तो फाइनल डिफॉर्मेशन है डेल्टा। अब इस चीज को अपने देखते हैं कि ग्राफ के रूप में। इनिशियली लोड 0 था, ये लोड P का है और ये धीरे धीरे अपने बढ़ाया और डिफॉर्मेशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता गया। जैसे जैसे अपने लोड बढ़ाते हैं डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जाता है। और एक लिमिट पे जाके वो डिफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये इसकी प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके ये प्लास्टिक जोन में आ गया। तो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है कि इसके अंदर कितना वर्क डन किया गया है या इस जो एरिया है ये जो कर्व है डिफॉर्मेशन और लोड का जो कर्व है उसके अंदर कितना एरिया है वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। अब मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप इसमें अपन ने ली कि एक इंस्टेंट अपन ने मान लिया कि लोड है अपना P1 और उस लोड पे जो डिफॉर्मेशन है वो है डेल्टा। वो डिफॉर्मेशन है डेल्टा। तो अब टोटल जो वर्क डन है वो क्या हुआ? तो अब यहां जो वर्क डन है वो है ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया। तो डेल्टा कितना होगा? इसका लोड कितना है? P है, ये इसका एरिया इनटू डेल्टा, ये इसका वर्क डन है। और थ्रू आउट 0 से P1 ये मान लेते हैं ये P लोड है। तो 0 से P लोड तक और 0 से डेल्टा डिफॉर्मेशन तक कितना वर्क डन किया जाएगा? तो वो होगा वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा
P1 डेल्टा। ये इक्वेशन हो गई अपने वर्क डन की, और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। तो ये वर्क डन अपने को मिला। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट में कितनी रहती है। तो इलास्टिक लिमिट में जब हम इस कर्व को देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट में ये स्ट्रेट लाइन के रूप में रहता है, ये स्ट्रेट लाइन के रूप में रहता है। इसको यहां अपने निकाल के देखें, सिर्फ अब अपने इलास्टिक लिमिट तक की ही बात करेंगे। ये अपने इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेस है, लोड है, और ये डिफॉर्मेशन है डेल्टा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अंडर में कितना एरिया आएगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। तो यहां से वर्क डन होगा W इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये साइड P है और ये डेल्टा है, तो 1/2 P डेल्टा। ये नंबर 2 इक्वेशन। तो ये अपने पास में वर्क डन आ गया कि इलास्टिक लिमिट में टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल लोड अप्लाइड अप टू इलास्टिक लिमिट एंड डिफॉर्मेशन, कि उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ। और जो इस वर्क डन है यही स्ट्रेन एनर्जी है। तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन तो इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स टू W, और W इक्वल्स टू क्या है 1/2 P डेल्टा। ये अपनी इक्वेशन हो गई A। ये अपने को ध्यान रखनी है कि अपनी स्ट्रेन एनर्जी है जिसको अपने U से डिनोट करते हैं और W के बराबर ये होती है। अब आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रेस की फॉर्म में क्या होगा। अब डेल्टा को या इस इक्वेशन को अपने रीअरेंज करके लिखें तो यहां पे 1/2 P डेल्टा L इंटू L। या ऊपर नीचे L से अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये चीज हो गई अपने पास में स्ट्रेन। 1/2। अब P को भी अपने स्ट्रेस इंटू एरिया लिख देते हैं, तो ये होगी स्ट्रेन और ये L। तो ये हो गए 1/2 गुणा स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन गुणा A इंटू L। A इंटू L क्या है V। तो अपने लिख सकते हैं U इक्वल्स टू 1/2 गुणा स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन गुणा वॉल्यूम, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, ये होता है V के बराबर। तो ये अपन ने वॉल्यूम लिखा। तो अपना फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, ये B इक्वेशन हो गया। स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपकी इक्वेशन ये होगी B। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपना फॉर्मूला है तो इसमें डेल्टा इक्वल्स टू अपने वैल्यू पुट करें। अपने पास में डेल्टा इक्वल्स टू है PL AE। ये अपने पास में पहले से है डेल्टा, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो U इक्वल्स टू 1/2 P
पी एल ए ई, तो 1/2 पी स्क्वायर एल अपॉन ए ई, ये हो गई u। तो ये u का तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये u का तीसरा फॉर्मूला हो गया। और यहां अपने अगर p को p इक्वल्स टू पी बाई पी ए रख दे, तो अपने पास में यहां पे हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर ए स्क्वायर एल अपॉन ई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में हो गया 1/2 ये, तो u का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया d। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी स्ट्रेन एनर्जी। तो एक सिंप्लीफाइड वे में अपने लिखे हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, तो उसका सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। तो u इक्वल्स टू 1/2 ई वी और u इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा, u इक्वल्स टू 1/2 पी स्क्वायर एल ए ई और u इक्वल्स टू 1/2 ई। तो ये अपने पास में एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 इक्वेशन आ गई अपने पास में स्ट्रेन एनर्जी की। अब बात करते हैं अपने रेजिलेंस की, कि रेजिलेंस क्या होता है। रेजिलेंस होता है पर यूनिट स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि एकांक आयतन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, वो उस मटेरियल का रेजिलेंस कहलाता है। तो रेजिलेंस क्या होगा, रेजिलेंस इक्वल्स टू u अपॉन v, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो रेजिलेंस कहलाएगी। तो ये हो जाएगी 1/2 पी स्क्वायर एल ए इंटू ई 1/v, ये, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल u से। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम जो स्ट्रेन एनर्जी है वो रेजिलेंस कहलाती है। अब इसमें अपने पर यूनिट वॉल्यूम पे निकाल लेंगे तो ये सारी चीजें अपने पास में आ जाएंगी रेजिलेंस की। अब यहां v की वैल्यू रखेंगे 1/2 पी स्क्वायर एल अपॉन ए एल ई इंटू ए एल, तो एल से एल कैंसिल, तो ए स्क्वायर 1/2
पी स्क्वायर ए स्क्वायर ई, और ये चीज क्या है अपने पास में 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ई, ये आपकी यू होगी। ये रेजिलेंस का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं अपने प्रूफ रेजिलेंस की। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि जब जो ये स्ट्रेस रेजिलेंस में स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है इसकी वैल्यू आपकी इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेस को रीच कर जाए, यानी कि P की वैल्यू आपकी F के बराबर हो जाए, PF, और F क्या है इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट। तो जब ये हो जाएगा P की वैल्यू F के बराबर हो जाएगी तो ये कहलाएगा प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या होगा, प्रूफ ये जो है ये कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। यहां जो F है वो इलास्टिक लिमिट है और E है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और UF है प्रूफ रेजिलेंस। यानी कि रेजिलेंस क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है मटेरियल में वो उसका रेजिलेंस कहलाती है, और इलास्टिक लिमिट तक उसकी इलास्टिक लिमिट पे उसमें पर यूनिट कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो उसका प्रूफ रेजिलेंस कहलाती है। यानी कि मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट तक बिना फेल हुए उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है वो उसका प्रूफ रेजिलेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में कि ये जो प्रूफ रेजिलेंस है और रेजिलेंस है और स्ट्रेन एनर्जी है वो लोडिंग पे कैसे डिपेंड करती है, लोडिंग के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएंगी। थैंक यू।